तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या किया था, कोलिजन के बारे में पढ़ा था ना। कोलिजन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गया था। आज के क्लास में हम कोलिजन के रिगार्डिंग जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद है या नहीं है? चलो ठीक है, देख के कर लेंगे, लेकिन याद रख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत होगी। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, A 10 kg ball and 20 kg ball approach each other with a velocity of 20 meter per second and 10 meter per second respectively. What are their velocities if the collision is perfectly elastic? ठीक है ना। हमें M1 कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें M1 कितना गिवन है, मान लो 10 kg, और M2 कितना गिवन है, मान लो 20 kg। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, U1 मान लो 20 मीटर पर सेकेंड और U2 मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों गिवन है। पूछा है आफ्टर कॉलिजन V1 हमारा कितना होगा और V2 कितना होगा, और इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए V1 का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। ये फॉर्मूला हुआ करता था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, द बॉल 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल अप्रोच ईच अदर, मतलब कैसा होगा, एक बॉल अगर ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा बॉल ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे U1 को आप 20 मीटर पर सेकेंड लो, और U2 को हम क्या लेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों आमने सामने आ रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो 10 ले ले। ठीक है, अब बस वैल्यू डालना है। तो V1 विल बी इक्वल टू कितना, M1 माइनस M2, 10 माइनस 20 माइनस 10 बाय 10 प्लस 20 30 इंटू U1 कितना है 20 प्लस 2 इंटू M2 कितना हो गया 20 बाय 30 इंटू 20 इंटू माइनस 10। ये होगा, बस वैल्यू पुट किया, और कुछ नहीं। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, -20/3 प्लस यहाँ से 0 से 0 गेट्स कैंसिल, तो -40/3, यहाँ पे -40/3 V1 इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 3 - 60 विच इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा। उसके बाद V2 निकालेंगे। V2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा, M2 माइनस M1 बाय M2 प्लस M1 या फिर M1 प्लस M2 जो भी है इंटू U2 प्लस 2M1 बाय M2 प्लस M1 इंटू U1। ये हुआ करता था। बस वैल्यू डालना है, क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू माइनस 10 प्लस 2M1 मतलब 20 अपॉन M1 30 इंटू U1 कितना आया 20। ये होगा, 0 से 0 गेट्स कैंसिल, यहाँ से 0 से 0 गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -10/3 और ये हो जाएगा +40/3। ये होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 LCM 40 - 10 30 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितना हो गया -20 मीटर पर सेकेंड। और -20 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, मतलब टकराने के बाद ये पीछे की ओर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन पीछे की ओर। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 बॉल ऑफ मास m ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बॉल बेयरिंग्स हैं जिनका मास क्या ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यूज पुट करो, तो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि M1 और M2 इक्वल है M, तो M माइनस M 0, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस इधर आते हैं तो 2M अपॉन 2M इंटू U2 के जगह पे -V, ये होगा। तो V1 मुझे कितना मिल गया -V के बराबर, मतलब टकराने के बाद एक बॉडी या फिर जो पहला वाला बॉडी है, ये वाला बॉडी है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा -V के बराबर, होगा या नहीं होगा। उसके बाद V2 पे आते हैं, V2 मेरा कितना हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। ये होगा। अब वैल्यू डालो, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा आपका, M2 माइनस M1 है, 0 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया 0 प्लस 2 इंटू M बाय 2M इंटू U1 कितना है V, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू V के बराबर, होगा या नहीं होगा, होगा।
तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों बॉल टकराने के बाद एक जाएगा -v से और दूसरा जाएगा v से। मतलब अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये दो बॉडी टकरा रहे हैं, दोनों का टकरा रहे हैं, टकराने के बाद कहाँ जाएंगे? एक हो जाएगा -v, दूसरा जाएगा v से। तो दोनों जब टकराए तो क्या हो? टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा नीचे की ओर, क्योंकि दो बॉडी टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा। कॉन्सेप्ट बोला है, तो बाउंस बैक करेगा, इसका वेलोसिटी कितना होगा? v। मतलब दोनों तो बाउंस बैक करेंगे, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा ना। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला? टू बॉल will bounce back The ball is dropped. मान लीजिए आपका ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है मान लो वो है आपका h1 जो कि है 6.6 मीटर, ठीक है। यहाँ से बॉल फेंका गया, वो नीचे आया, इट रिबाउंड्स फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस एट ए हाइट ऑफ 1.6। मतलब यहाँ पे एक कोई सरफेस रखा गया है जिसका हाइट कितना है? 1.6 मीटर। और बॉल यहाँ से आया, इधर टकराया, टकराने के बाद इससे रिबाउंड करके मतलब ऊपर चला गया, ठीक है। ये केस हुआ, कंडीशन हुआ और पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल। मतलब बॉल का कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या है? ये आपको मान लो ग्राउंड है, जहाँ से बॉल नीचे आया और कितने हाइट ऊपर से आया? मान लो h1 और h1 कितना गिवन है? 3.6। यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे टकराया, फिर ऊपर गया और ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पे ऐसे रुक गया जहाँ से ये वाला ग्राउंड से तो हाइट होगा वो कितना होगा? 1.6। मान लो इसको, ठीक है ना, ये गिवन है और मुझे बोला है इसका कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ये निकालने के लिए। तो ये के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? E इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन फाइनल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी, v2 माइनस v1 माइनस v2 बाय u1 माइनस u2 का मॉडुलस। हो सकता है या नहीं हो सकता? याद है कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लास्ट क्लास में या नहीं बोला। तो ये चेंज इन वेलोसिटी या फिर हम बोल सकते हैं ये इक्वल टू क्या? फाइनल वेलोसिटी है ना। तो अगर मैं इस बॉल का फाइनल वेलोसिटी यहाँ से निकालता हूँ और इनिशियल वेलोसिटी निकालते जब वो ऊपर जा रहा हूँ तो मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नीचे आ रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट कर दूं और जब टकराने के बाद जब ऊपर गया उसका फाइनल वेलोसिटी वही कैलकुलेट करना है। सॉरी, अगर यहाँ से नीचे आते वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर दूं और टकराने के बाद जब ऊपर गया उसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं और दोनों का रेशियो निकाल दो तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलो, तो u इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए जब ये नीचे आ रहा होगा, मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो u, और हमें पता है जो एनर्जी होता है या मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है ना, एट ए सर्टेन हाइट कंजर्व होता है ना। तो हम क्या लगा सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर mu स्क्वायर, u क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी निकाला है, वहां से जब गिर रहा होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू mgh1। ये कर सकते हैं, h1 तक है तो mm गेट्स कैंसिल, तो u स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? gh2gh1 होगा। तो u विल बी इक्वल टू कितना? रूट ओवर ऑफ 2gh1 होगा। वैल्यू डाल दो, 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 ले लो इंटू h1 कितना है? 3.6 का रूट ओवर, ये हो जाएगा। अब अगर इधर से डेसिमल हटा दे, इधर से डेसिमल हटा दे तो नीचे आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 10, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर कितना हो जाएगा? 98 को एलसीएम करे तो 2 4 9 7 7 और 36 को करे तो 66, है ना। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6, ये हो जाएगा या नहीं होगा? होल रूट के अंदर विच विल बी इक्वल टू कितना? 2 इंटू 7 इंटू 6 बाय 10 कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू कितना? 12 12 7 जा 80। क्यों काटूं? क्यों काटूं? क्यों काटूं? और कैलकुलेशन उसके करना है क्या? कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 12 7 जा 84। हाँ 84 86
84 तो 84/10 मतलब 8.4 मीटर पर सेकेंड। कभी भी डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, डिवाइड मत करना, काटना मत, डेसिमल के फॉर्म में लिखना इजी होगा। उसके बाद वही सेम चीज हम फाइनल वेलोसिटी के लिए निकालते हैं, मतलब हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू mgh2, ये होना चाहिए है ना। फाइनल वेलोसिटी जब यहाँ पे पहुंचेगा रिबाउंड करेगा जब, तो v स्क्वायर v विल बी इक्वल टू कितना 2gh2 का रूट ओवर ये होगा, विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू h2 कितना है 1.6 का रूट ओवर ये होगा। डेसिमल हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू 4, हाँ 4 इंटू 4 बाय 100 इसका रूट ओवर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 विच विल बी इक्वल टू 8 7 56 मतलब 5.6 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। यू कैसे 0.5 इधर से डेसिमल में हटेगा ना रूट ओवर, इसका भी हुआ इसका भी हुआ, तो 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E विल बी इक्वल टू कितना 5.6 बाय v बाय u 5.6 बाय 8.4, तो डेसिमल दोनों कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा इसको 2 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे आ जाएगा कितना सॉरी 2 इंटू 7 इंटू 4 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 6, 2 गेट्स कैंसिल 7 गेट्स कैंसिल 2 से घटो तो 2/3 ये होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ठीक है समझे। लिख लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बॉल मूविंग विद ए स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स एन आइडेंटिकल बॉल सच दैट आफ्टर कॉलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। ये बोला है ना, मतलब मान लो एक बॉल इधर है ये वाला जिसका मास मान लो m है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, मतलब u1 मान लो 9 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे और एक आइडेंटिकल बॉल रखा हुआ है m जिसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, मतलब रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये आपका एक्चुअल टकराने के बाद ये आपका एक्चुअल लाइन ऑफ मोशन होता है, मतलब एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस ये बन जाएगा। लेकिन क्या बोला है, दोनों टकराने के बाद 30 डिग्री एंगल से मूव करने लगे, मतलब एक चला गया इधर और एक चला गया इधर, है ना। ये बोला है अब ये वाला मान लो m है, ये वाला पहला वाला, और ये हो गया m, क्योंकि दोनों का मास तो सेम ही है, लेकिन ये मान लो वेलोसिटी, इसके लिए मान लो वेलोसिटी v1 हो गया और इसके लिए मान लो वेलोसिटी v2 हो गया, और यहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ एक्शन में वो कितना डिग्री बना रहे हैं 30 डिग्री बनाते हुए जा मूव कर रहे हैं। ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन, मतलब v1 और v2 निकालना है, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। उसके बाद वाला बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे v1 और u मास तो दोनों का सेम है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू m, इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गया 9 मीटर पर सेकेंड और u2 हो गया आपका 0, ये हो गया या नहीं हो गया। अब हमने क्या पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था जब हम ये कॉलिजन ये करवाया था, मैं जब ये करवाया था कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम वो आपका कंजर्व्ड होता है ना। तो m1 इंटू u1 एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब यहां पे हम लगाएंगे क्या, इसको पहले कंपोनेंट में तोड़ते हैं। ये हो गया v1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा थीटा, मतलब 30 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री हुआ तो ये हो जाएगा आपका v1 cos थीटा और ये हो जाएगा v1 sin थीटा, और वैसे ही यहाँ पे ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा और ये हो जाएगा v2 sin थीटा, ये होगा ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू कितना, m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा, ये होगा। अब सोच रहे हो सर sin थीटा क्यों ले लिए, cos थीटा क्यों लिए, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से ही, एक्स एक्सिस का मोशन हो रहा है, वाई एक्सिस में ये बॉल कोई मोमेंटम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अभी हम फिलहाल एक एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, m1 कितना है m, u1 कितना है 9 प्लस m2, ये m2 आपका m है और u2 आपका 0 है, तो ये हो गया 0 विल बी इक्वल टू m इंटू v1 cos, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू √3/2 प्लस m2 भी हमारा m हो गया m v2 और ये हो जाएगा √3/2, ये होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 9m इज इक्वल टू m इंटू √3/2 इंटू v1 प्लस v2, ये होगा, मैंने m √3/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो
ये इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, n मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, nm बाय m डिवाइड हो जाएगा, और √3/2 मल्टीप्लाई हो गया इस तरफ आएगा तो डिवाइड, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/√3। ये होगा या नहीं? तो mm गेट्स कैंसिल, तो 18/√3 मुझे मिला क्या? ये 18/√3 क्या है? v1 प्लस v2 है। होगा या नहीं होगा? अब इसको अगर मैं रैशनलाइज करने जाऊं तो v1 प्लस v2 विल बी इक्वल टू कितना? तो ये हो जाएगा 3, 18√3/3 मतलब 18/3 6√3। ये बन जाएगा v1 प्लस v2 इक्वल टू 6√3। बनेगा या नहीं बनेगा? चलो, अब ये तो हमने बात किया किस अलॉन्ग x एक्सिस के अलॉन्ग बात किया। अब बात करते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग। y एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, नहीं ये मूव कर रहा है, ये तो रेस्ट में है, बिफोर कॉलिजन की बात कर रहा हूँ ना। तो क्या हो जाएगा? 0 + 0 विल बी 0 अलॉन्ग y एक्सिस। ये आपका है अलॉन्ग x एक्सिस, इसको भी लिखिए अलॉन्ग x एक्सिस। तो अलॉन्ग y एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू m, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ फॉर्मूला में, m v1 sin थीटा प्लस m v2 sin थीटा, ये हो जाएगा। तो m इंटू v1 कितना? v1 sin थीटा कितना है? sin 30 कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस, अच्छा यहाँ पे कुछ गलत किया क्या? हाँ, यहाँ पे ये माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये वाला v2 sin थीटा और v1 sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, ये वाला v1 cos थीटा और v2 cos थीटा ऐड क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्सट्रैक्ट होता। तो ये हो जाएगा माइनस m v2 इंटू 1/2। कॉमन क्या चला जाएगा? ये 0 है, 0 इक्वल टू m 1/2 कॉमन चला जाएगा, दैट इज v1 माइनस v2। ये आ जाएगा। तो v1 माइनस v2 कितना मिल गया? 0 मिल गया। मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो v1 विल बी इक्वल टू कितना? v2 के बराबर ये होना चाहिए। तो v1 इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन, दो इक्वेशन है, तो इस वाली इक्वेशन से मैं v1 और v2 निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? v1 विल बी v1 इक्वल टू v2 विच इज इक्वल टू 6√3/2 विच इज इक्वल टू 3√3। ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? 3√3। तो फाइनल वेलोसिटीज निकल गया। फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कॉलिजन। निकल गया v1 और v2 आफ्टर द कॉलिजन। निकल गया या नहीं निकला? निकला। लिख लो। उसके बाद पूछा क्या है? इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन द कॉलिजन प्रोसेस? क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, ये पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हम कब बोल सकते हैं? जब बिफोर काइनेटिक या बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगा और आफ्टर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर दोनों सेम हुए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है ना। तो उसके लिए हमें बिफोर कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा और आफ्टर कॉलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, तभी हम बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा? बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा? हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। यू यहाँ पे कितना है? 9 है ना, 9 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू u2 0 है तो ये टर्म भी 0, तो ये टोटल हो गया आपका 0। तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम 81। तो 81/2 m कितना आया? बिफोर कॉलिजन आया ना। आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट लिख चुके हो क्या? ऊपर वाला कहाँ लिखा? अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। ये होगा हो या नहीं होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू v1 कितना है? 3√3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू 3√3 का स्क्वायर। ये होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना? 9 इंटू 3 27। तो 27m/2 प्लस 27m/2 विच विल बी इक्वल टू कितना? 27m। होगा या नहीं होगा? होगा। तो बिफोर कॉलिजन कितना था? 81/2, मतलब इसको अगर डिवाइड करो तो 40.5 m ये था। तो बिफोर कॉलिजन कितना है? 40.5 m और आफ्टर कॉलिजन कितना है? 27 m। तो क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग द कॉलिजन प्रोसेस, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड। ठीक है, समझे कैसे करना है? पक्का लिख लो। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है? इन न्यूक्लियस ऑफ रेडियम
डिकेज टू आरएन, ठीक है, मुझे उसका केमिकल नेम पता नहीं है, क्या है पता है, छोड़ो छोड़ो, बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब अगर मेरे पास एक रेडियम है, ये मान लो रेडियम है, ये डिके करता है तो मुझे दो चीजें देता है, एक होता है आरएन और दूसरा देता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी मुझे गिवन है 4.8 MeV, ठीक है ना। अब देखो, जब कोई भी ये हाइपोथेटिकल है, कोई भी डिके जब होता है इसका भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि ये भी डिके मतलब ये क्या, ये टूट रहा है ना, टूट रहा है तो इसका मतलब ये भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा और वो अल्फा पार्टिकल भी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, मतलब दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं होगा। मान लो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और अल्फा पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका अल्फा पार्टिकल का कितना गिवन हो गया, 4.8 MeV गिवन है ना, एमिशन एमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल जिसका एनर्जी कितना है 4.8 MeV, ये गिवन है। और मास हमें गिवन है, मास ऑफ रेडियम और हीलियम, ये हमें गिवन है या नहीं है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, K इज इक्वल टू मोमेंट डिवाइडेड बाय 2m, ये हुआ करता था। तो P इज इक्वल टू कितना होता था 2mk का रूट ओवर, ये हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, अब यहाँ पे एज बिकॉज ये दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। हम ये मान के चलते हैं दोनों का जो मोमेंटम है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ इसका जो क्या बोलते हैं मोमेंटम है, लिनियर मोमेंटम है, वो कंजर्व है और मोमेंटम इतना है, तो मोमेंटम कंजर्व है ना, ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मोमेंटम अगर कंजर्व है तो m इंटू के, मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, हमारा मोमेंटम होता था, ये भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसके बराबर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मास ऑफ रुबिडियम इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रुबिडियम शुड बी इक्वल टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मुझे क्या पूछा है, देन कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस आरएन, मतलब आरएन कितना पीछे जाएगा, रिकॉइल मुझे बोला है ना, तो मतलब पीछे जाएगा, तो मुझे के आरएन निकालना है, तो के आरएन विल बी इक्वल टू कितना m अल्फा इंटू के अल्फा डिवाइडेड बाय m आरएन, ये होगा m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना गिवन है 4.003 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कितना 4.8 MeV है ना, तो 4.8 MeV डिवाइडेड बाय मास ऑफ m आरएन कितना गिवन है 222 गिवन है। इसको सॉल्व कर दोगे तो मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आरएन मिल जाएगा जो कि हमें निकालना है। देन कैलकुलेट द रिकॉइल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और मैंने ये बोला कि ये पीछे मूव कर रहा है तो रिकॉइल वेलोसिटी, इसको अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.086 MeV, इतना मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एग्जाम्स में लगभग कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिगार्डिंग, ठीक है, समझे या नहीं समझे, समझ में आया पक्का, कोई डाउट नहीं, इसको लिख लो। इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर कौन सा है 6 वर्क पावर एनर्जी, ये आपका खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे और एक नया चैप्टर जो कि है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।